दस्तक। नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। दस्तक में बात आज जन्नत की जरूर होगी, या कहें जन्नत बनाने की जरूर होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार श्रीनगर में आज एक ऐसी रैली करके आए जिसको लेकर कई तरीके से अलग अलग नजरिए सामने आए। बहरहाल, लेकिन इन सब के बीच एक नजारा हमको लगता है हर किसी को देखना चाहिए कि भारत में युवा राजनीति किस दिशा से चलती है। दो तस्वीर स्क्रीन पर जरा देखने और समझने की कोशिश कीजिए कि एक एबीवीपी, एक एनएसयूआई। दिसंबर 2012 सिर्फ और सिर्फ एबीवीपी सड़क पर, उस वक्त एनएसयूआई घर में, और आज एनएसयूआई सड़क पर और एबीवीपी घर में। इसके मतलब क्या है? रेप जारी, विरोध जारी, सत्ता बदली, किरदार बदल गए। इस स्थिति में देश आकर अटक गया है, तो सिस्टम कैसे फेल होता है आज हम आपको यह भी दिखाएंगे। बहरहाल, लेकिन इन सब के बीच जन्नत और जख्म के बीच में आज दस्तक। इस दस्तक के जरिए जरा टटोलने की कोशिश की हर जगह दो दृष्टि से स्थितियां क्यों चलती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह ही रवाना जम्मू कश्मीर हुए। पहले जम्मू के सांबा, उसके बाद कश्मीर के श्रीनगर में। दो तरीके की बातें दो जगहों पर बोली गई। देश आजाद हुआ तब से अब तक करीब 12 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। ये जितने भी प्रकार के विस्थापित हैं, मैं सबका वर्णन नहीं करता हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग बराबर इस बात को जानते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इन विस्थापितों को पुनः स्थापित करना ये देश की जिम्मेवारी है, देश की जिम्मेवारी है। देश आजाद होने से अब तक नागरिकों की रक्षा में लगे हुए पुलिस वाले, मैं सेना की बात नहीं कर रहा हूं, पुलिस वालों ने 33,000 पुलिस शहीद हुए। 33,000, 33,000 पुलिसों ने अपनी जान दे दी है। सेना के जवानों ने जीवन दिया है, पुलिस के कर्मी मरे हैं, देश भर में इतने शहीद हुए हैं। संकेत साफ है, सियासत या कहें इस देश की जरूरत, और उसमें जम्मू कश्मीर का मतलब वाकई जम्मू में विस्थापितों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में देखा जाता है, और कश्मीर का मतलब सेना की मौजूदगी। आर्म्स स्पेशल फोर्स एक्ट के तहत कश्मीरियों का सवाल, सीएम का विरोध, ये सारे सवाल आते हैं। लेकिन इन सब के बीच कभी इससे पहले यह जिक्र नहीं आया कि सेना दिल्ली के इशारे पर ही काम करती है क्या। रिपोर्ट देखिए। पहली बार 30 साल में पहली बार ये मोदी सरकार की कमाल देखिए। पहली बार सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो 2 नौजवान मारे गए थे, सेना की गलती थी, और सेना ने अपनी गलती मानी। इंक्वायरी कमीशन बैठा, और जिन लोगों ने गोली चलाई थी उन पर केस दर्ज कर दिया गया। ये मेरे नेक इरादों का सबूत है मेरे भाई बहन। तो क्या सेना दिल्ली की सियासत के अनुसार चलती है? सामान्य तौर पर सेना को राजनीति से दूर माना जाता है, सेना का कोई अपना चेहरा होता नहीं है। लेकिन कश्मीर में सेना की तैनाती को लेकर जब जब सवाल उठे, तब तब दिल्ली की सियासत के अधीन ही सेना की हर पहल को देखा गया। वजह भी यही है कि कश्मीर जैसी जगह पर लाखों की तादाद में जवानों की मौजूदगी को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री तक विरोध करते आए हैं, और कश्मीरी तो बार बार सवाल खड़ा करते आए हैं। लेकिन पिछले महीने 2 घटनाओं पर सेना की गलती मानने ने सेना को ही कटघरे में खड़ा भी किया। इसी बरस 3 नवंबर को, यानी महीने भर पहले ही, बड़गाम में 2 युवकों के मारे जाने पर 7 नवंबर को जिस तेजी से सेना ने अपनी गलती मानी, और उसके 5 दिन बाद ही 12 नवंबर को सेना ने 4 बरस पुरानी मार्शल इनकाउंटर पर अपने 5 जवानों का कोर्ट मार्शल कर दिया, उसने घाटी में कुछ नए सवाल तो जरूर खड़े किए। क्योंकि इन 2 घटनाओं के बाद घाटी में पहला सवाल यही था, क्या घाटी में मौजूद सेना अपनी गलती मानना सीख गई है? और दूसरा, क्या घाटी में मौजूद फर्जी इनकाउंटर के खौफ के दौर में अब माहौल बदला है? तो पहली बार प्रधानमंत्री भी अब यह कहने से नहीं चुके कि उनके आने के बाद सेना गलती मान रही है। हो जो भी, लेकिन पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने घाटी में मुश्किल हालात का सामना कर रही सेना की मौजूदगी को सही भी ठहराया, और सेना को लेकर कश्मीरियों की शिकायत पर मलहम भी लगाया। याद कीजिए तो आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को लेकर कई सीएम ने भी आवाज उठाई।
उमर अब्दुल्ला ने तो हाल में ही विरोध किया और कश्मीर को डीमिलिटराइज करने का आग्रह दिल्ली से किया। सेना को लेकर विरोध की आवाज छठी सिंहपुरा से लेकर पिछले महीने तक उठी। यानी बीते 14 बरस के दौर में देखें तो दिल्ली का नया संकेत पहली बार यही है कि घाटी में सेना की मौजूदगी मानवीय तौर पर होगी। तो क्या घाटी को लेकर इस बार चुनाव परिणाम नई परिभाषा गढ़ देंगे? और इसीलिए पहली बार प्रधानमंत्री ने श्रीनगर रैली में भी सीमा पार कोई संदेश देने की जरूरत नहीं समझी। बायकॉट करने वालों को लेकर कोई आवाज नहीं उठाई, जबकि हफ्ते भर के भीतर ही सीमा पार से हुए आतंकवादी हमलों में 20 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। ध्यान दे तो मोदी ने बेहद बारीकी से चुनावी प्रयोगशाला को ही घाटी में बदलते माहौल से जोड़ दिया। अब नौजवान जो भी गलत रास्ते पे चला गया था ना, वो भी मन में सोचता है कि हाथ में से ये 5-6 किलो की 10 किलो की AK-47 जाए और अपने हाथ में एंड्रॉइड बन आ जाए। यानी मोदी वाजपेयी की पहल को आगे बढ़ाने का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन वाजपेयी के रास्ते से इतर चुनावी भाषण में विकास को ही कश्मीर की तकदीर बताने और मानने का सपना जगाना चाहते हैं। शायद यहीं पर दो रास्ते अलग होते हैं। कश्मीर में ना ही अलगाववाद की बात और ना ही आतंकवाद की बात। सिर्फ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में कोई बात की तो वो कश्मीर से जुड़ी हुई थी। कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यही चीज बाकी नेताओं से अलग करती है और यहाँ पर भी उनकी लगातार कोशिश यही रही कि वो कश्मीर के लोगों की नब्ज पकड़े और उससे पकड़ने में वो कहीं सफल भी हुए। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। कई संकेत हैं इसके जो रैली आज हुई, उस संकेत पर आएंगे, लेकिन इससे पहले जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को लेकर किया, इस पर राजनीतिक दलों के भीतर कहीं ना कहीं फुसफुसाहट शुरू हो गई। जिस प्रकार से आर्मी के फंक्शनिंग पर प्राइम मिनिस्टर कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बैठेगी तो उसका डिसीजन क्या देना है वो भी प्राइम मिनिस्टर तय करेंगे। इसका मतलब ये है कि सच वो होगा जो प्राइम मिनिस्टर के दिल में आएगा और प्राइम मिनिस्टर को लगेगा। काम में एक्शन पे कोई भी कमेंट देना ये शोभा नहीं देता है, ये ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है, स्पेशली क्योंकि अभी जो सिचुएशन है हमारे दो बॉर्डर्स चाइना के साथ प्राइमरीली और पाकिस्तान के साथ, दोनों बॉर्डर्स बड़े डिस्टर्ब्ड बॉर्डर्स हैं। लेकिन जो रैली घाटी के भीतर हुई उसको लेकर भी कई नजरिए हैं। हमें लगता है दो नजरिए देखने चाहिए, एक जो लोग मौजूद थे रैली के भीतर जो सोच रहे थे, और दूसरा जो रिपोर्टर जिन चीजों को देख रहा था। पहले लोगों की बात। हम काफ़ी इंस्पायर होते हैं मोदी जी से, वो उनका भाषण इतना इंस्पायरिंग होता है कि हम भी सोचते हैं कि हम भी उनकी तरह कुछ करें। हम यही सोच के आए थे कश्मीर किसी न किसी तरीके से भला हो जाए, क्योंकि कश्मीरी लोग बहुत मजलूम हो गए हैं, बहुत दो चार हो गए हैं खानदानी सियासत से। जी का विचार यह है कि कश्मीर की बेरोजगारी खत्म हो जाए और कश्मीरी लोग भी यही चाहे कि कश्मीर की बेरोजगारी खत्म हो जाए और कश्मीर में अमन हो जाए। आकर्षित जो अट्रैक्ट कर रही है आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर, उनका प्यार जो है हर दिलों में है। लेकिन इन सब के बीच कैमरा दरअसल रैली देख रहा है, बातों को सुना रहा है, लेकिन इन सब से इधर जिसकी मौजूदगी होती है उसका भी एक नजरिया देखने का होता है। तो चलिए जरा ग्राउंड जीरो पे हमारे संवाददाता अशरफ वानी क्या देख रहे थे। मैं एक ऐसा प्रधान सेवक हूं जो बार बार कश्मीर आता। अभी भी प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, लेकिन उनके भाषण खत्म होने से पहले ही लोगों ने यहां से निकलना शुरू कर दिया है। हम आखिर जानना चाहेंगे लोगों से क्या वजह रही कि वो यहां से निकल रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है जावेद अहमद। जावेद साहब, अभी तो मोदी जी बोल ही रहे हैं, आप क्यों निकल रहे हैं? एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम है। मैं निकलने नहीं सर, मैं यहाँ पे मैं इधर चेक कर रहा था, अभी थोड़ा जा रहा हूँ बाहर, वापस आऊंगा सर। अभी नहीं निकले हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाशा दिख रहा है कि किस अंदाज से इन लोगों को लाया गया था मोदी जी के लिए यहाँ पर एकजुट करने के लिए, लेकिन होड़ सी लग गई है। जब एक की तरफ प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो लोगों ने निकलना शुरू कर दिया है। तो आप बताइए, आप क्यों निकल गए? अभी तो मोदी जी बोल ही रहे हैं। सर हमको भी बहुत दूर जाना है, इसलिए। प्रधानमंत्री भाषण दे ही रहे हैं, लोग आए और अब भाषण खत्म होने से पहले ही उन्होंने निकलना शुरू कर दिया। और साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये जो संयोजित की गई थी भीड़ प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उनका फोटो खिंच गया और अब पूरी तरह से, जबकि प्रधानमंत्री बोल ही रहे हैं, खाली हो गई। हम इसलिए पहले ही निकल रहे हैं कि यहाँ भीड़ ज्यादा है, लाखों में तादाद है, इसलिए हम भागने की कोशिश कर रहे हैं।
कुछ मिनट पहले पूरी तरह से भरा हुआ है, ये था ये मैदान और ये पूरा इलाका। और अब आप यहाँ से देख लीजिए, आपको दिखा सकते तो कितनी होड़ मच गई है बाग निकलने के लिए। इसी मैदान पे कभी इससे पहले भी प्रधानमंत्रियों की रैलियां हुई हैं, चाहे वो चुनाव का मौका ना हो, हम उसको दिखलाएंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि जन्नत के साथ साथ जख्म का जिक्र, तो जख्म के साथ सिस्टम कैसे फेल, इसका खुला नजारा दिल्ली में एक कैब ड्राइवर के पकड़े जाने के बाद सामने आ गया। नाम शिव कुमार यादव, पेशा ड्राइवरी, आरोप बलात्कार। यह पहचान देश के भ्रष्ट सिस्टम से रूबरू नहीं कराती। सिस्टम कितना चौपट हो चला है इसका अंदाजा इसी से मिल सकता है जब आपको यह पता चले कि यह ड्राइवर पहले भी बलात्कार कर चुका है। 2 बरस पहले बलात्कार के आरोप में 7 महीने जेल काट चुका है। उसके बाद छूटा तो बिना किसी सर्टिफिकेट के लाइसेंस बन गया, लाइसेंस में घर का पता भी गलत। फिर बिना पुलिस वेरिफिकेशन के अंतर्राष्ट्रीय कैब कंपनी उबर ने ड्राइवरी करवा ली। कैब ने इस आरोपी को अपने पेरोल पे नहीं रखा, सिर्फ मोबाइल के आसरे कैब की सुरक्षा तकनीक चलती रही। और अब जब हाई प्रोफाइल बलात्कार सामने आया तो गिरफ्तारी के बाद पता चला कि इससे पहले भी कई छेड़छाड़ और बलात्कार के मामले में यह आरोपी है। लेकिन सिस्टम इसके लिए मजाक हो गया, या सिस्टम ने खुद को कितना मजाक बना लिया कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब इससे बलात्कार के बारे में पूछा तो इसका जवाब निकला, क्या करूं साहब, अब गलती हो गई मुझसे। जी, ये आलम है। और इस हाल में दिल्ली की सड़क पर लाइसेंसधारी ड्राइवर गाड़ियां चलाते हैं। लेकिन अब आप सुने कि दिल्ली में ड्राइवरी का खेल कैसे चलता है। चाहिए तो हमें बहुत कुछ, लेकिन लागू कुछ नहीं है यहाँ पर। हमें एक लाइसेंस मिल जाए तो उसी से ही कंपनी हमें हमारे ड्राइवरों को रख लेती है। कानून अलग हो सकते हैं भी हैं, बनाए भी हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन उसको कोई फॉलो करने वाला नहीं है। वो प्रॉपर उसकी इंक्वायरी नहीं करती हैं कि बंदा कहाँ से गाड़ी लेके आ गया। इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदार दिल्ली पुलिस को हम कह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट विभाग को कह सकते हैं, जिनकी कमियों के कारण ये कुछ हो रहा है। जाहिर सी बात है, अगर टैक्सी से जुड़े सभी नियम और कानूनों का पालन किया जाए तो टैक्सी की यात्रा को और भी सुरक्षित बनाया जा सकता है। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली आज तक। मुश्किल इतनी भर नहीं है कि लाइसेंस चाहिए तो सब कुछ गलत तरीके से बनता चला जाएगा। मुश्किल एक और है, इस दौर में माना यही जाता है कि सियासत और सत्ता के जरिए पॉलिसी बनती है। राजनीति इसी लिहाज से होती है कि चीज़ों को सुधारा जा सके, और कम से कम आने वाले वक्त में जो युवा पीढ़ी राजनीति में जा रही है वो क्या समझ रही है, क्या सीख रही है। याद कीजिए निर्भया कांड, और इस मौजूदा वक्त में याद कीजिए ड्राइवर बलात्कार कर निर्भय हो चला है। रिपोर्ट देखिए। ये 2 तस्वीरें सियासत की धार पर युवा राजनीति के खोखलेपन का खुला नजारा है। 2 बरस पहले निर्भया रेप कांड ने समूचे देश को हिलाया तो सत्ता में कांग्रेस थी, तो सड़क पर बीजेपी छात्र संघ यानी एबीवीपी के युवा उतर आए और कांग्रेस छात्र संघ के युवा घरों में ही दुबके रहे। और 2 बरस बाद आज जब एक दूसरे रेप कांड को लेकर हंगामा है तो सत्ता में बीजेपी है, तो सड़क पर कांग्रेस छात्र संघ एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़क पर हैं और एबीपी दुबकी हुई है। तो क्या सियासत सिर्फ सत्ता का खेल है और युवा राजनीति का पाठ अपनी पार्टी और सरकार को बचाने में ही सिमट गया है? आलम कुछ ऐसा ही है, क्योंकि देश की सत्ता बदली तो फिर बदलाव आया क्या, और अगर बदलाव नहीं आया तो फिर सत्ता बदलने का इंतजार क्या आगे किया जाए? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि चुनाव के वक्त नारी पर अत्याचार का जिक्र कर सरकार बदलने की गुहार पोस्टरों के जरिए लगाई गई थी। लेकिन दिल्ली में सच जस का तस ही रहा। और रेप का सच है क्या, यह भी देख लीजिए। 2014 में यानी इसी बरस दिल्ली में पहले 5 महीने में यानी जनवरी से मई तक 834 रेप के मामले थानों में दर्ज हुए। और 26 मई को देश में सत्ता बदली, दिल्ली की गद्दी पर मनमोहन सिंह की जगह नरेंद्र मोदी आ गए, तो अगले 5 महीनों में यानी जून से लेकर अक्टूबर तक 956 रेप के मामले दिल्ली के थानों में दर्ज हुए। यानी नारी पर अत्याचार जस का तस। तो क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि सत्ता के लिए बलात्कार सरीखे मामलों पर भी राजनीति की जाती है, और जो युवा सड़क पर बलात्कार के खिलाफ आवाज उठता हुआ दिखाई देता है उसका जमीर भी सिवाय राजनीति के और कुछ नहीं समझता? क्योंकि 2 बरस पहले का एबीपी
और 2 बरस बाद एनएसयूआई के विरोध के पीछे महज उसके पास सत्ता ना होना है, तो फिर अगला सवाल उसी राजनीति का है जो सत्ता में रहे या विरोध में, उसे बलात्कार सरीखे संवेदनशील मामलों से भी खेलना खूब आता है। सवाल यह नहीं है कि दिल्ली के जख्म को लेकर एबीवीपी आज सड़क पर नहीं निकली, एनएसयूआई निकल गई। उस वक्त एबीवीपी निकली थी, एनएसयूआई निकली है। हमें लगता है दोनों वक्त में देश के गृह मंत्रियों का बयान